हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ब्रदर्स में, जहां आपको पढ़ाया जाएगा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर और जेएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम है करणवीर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। और हम इसको शुरुआत कर चुके थे और बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी टीचर हाई किए जाएंगे, लेकिन वो सब आपके सपोर्ट पर निर्भर करता है यार, सपोर्ट कीजिएगा। तो भाई साहब हम बात कर रहे थे एनाटॉमी की। एनाटॉमी का यूनिट 1 हमारा चल रहा था, आज पार्ट 7 है और आप बोल सकते हो कि सेल का पार्ट 4 है। इससे पहले हमने पार्ट 3 कर लिए थे सेल के, और पार्ट 6 भी हमारे पहले हो चुके हैं। तो आज पार्ट 7 है और सेल का पार्ट 4 है। ठीक है, तो देखो शुरू कर देते हैं आज हम। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है, जो हम शुरुआत करेंगे आज जिस टॉपिक की, वो है राइबोसोम्स। ठीक है, तो भाई साहब राइबोसोम्स की बात कर लेते हैं, RIBOSOMES। ठीक है, तो भाई साहब पहली बात तो सबसे पहले मैं PYQ बताता हूँ कि इसको इंजन ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है भाई साहब, याद रख लेना भैया, PYQ है ना भैया, PYQ है ये इंजन ऑफ सेल। और भाई साहब ये भैया आपका PYQ है। तो भाइयों और भाइयों बहनों, ठीक है, इसको याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है। ये पहली बात तो ये एक चीज़ याद रखो मुझे, तो चलो तुम लोग बताओ, ये मेम्ब्रेन लेस है या मेम्ब्रेन बाउंड है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ वैसे भी, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक है, अगली चीज़, ये दोनों प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में दोनों प्रेजेंट होता है, ये तो मैं आपको पहले बता चुका था। ठीक है, और एक और चीज़ याद रख लेना कि स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल होता है। और एक और चीज़ याद रखो, हाईएस्ट नंबर में होता है। आपको पूछ रहे कि स्मॉलेस्ट कौन सा ऑर्गेनल है, तो राइबोसोम। ठीक है, और सबसे बड़ा ऑर्गेनल कौन सा होता है आपका, सबको होता है न्यूक्लियस होता है। सेकंड नंबर पे सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और हाईएस्ट नंबर में कौन सा होता है, वो भी आपका राइबोसोम ही होता है। इसको सबसे पहले किसने देखा था भाई साहब, याद रख लो, साइंटिस्ट के नोटबुक में लिख लो, फर्स्ट सीन बाय लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट सीन बाय। सबसे पहले किसने देखा था, पेलेड। ठीक है, और भाई साहब PLAD याद रख लेना, और ये KGMU जो आपका नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम लगता है उसमें, और RRB में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब अगर हम बात करें कि बनता किससे है, तो फॉर्म बाय, ये बनता है बच्चा आपका, किससे बनता है, ये rRNA से बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके पास आते हैं प्रोटीन, ये प्रोटीन से भी बनता है। ठीक है, और बस यही है, और क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप कितने होते हैं। तो भाई राइबोसोम के आपको सबको पता है 2 टाइप होते हैं। एक होता है, बताओ कौन सा, 70S। एक होता है 80S। यहाँ पे S जो है आपकी सैंडबर्ग क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। ठीक है, जिसको सैंडबर्ग यूनिट बोलते हैं। और ये आपकी एक चीज़ आता है, एडिटिव नहीं होती है, जैसे आपको पता होगा एडिटिव नहीं होता है ये। ठीक है, ये आपका 30-40 से 30S और किससे बनता है, 30 और किससे बनता है, 50S से बनता है ना। ये अगर आप इनको प्लस करोगे तो 80 आएगा, लेकिन आपको प्लस नहीं करना है ना, वो दिमाग मत लगाना है इतना यहाँ पर। ठीक है, और ये किससे होता है, ये 40-60 से होता है ना, तो 40-60S हो जाएगा आपका। ठीक है भैया, अब एक चीज़ याद रखना कि भाई, जैसे अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, जैसे ये राइबोसोम है ना, ये राइबोसोम है, ये समझ लो कितना है, ये 30S है, सॉरी ये 50S मान लो, ये नीचे वाला 50S है और ऊपर वाला 30S है, ऐसा मान लो, है ना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ भैया, मतलब 30S और 50S मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके यहाँ पे 70S बना रहे हैं, है ना। अब देखो, मैं अगर आपको पूछूं कि इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, जो आपका मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए कौन सा आयन चाहिए। अच्छा, आप बोल रहे हो कि इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए हमें कौन सा आयन चाहिए। तो पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो यहाँ पे लिख लो कि मैग्नीशियम +2 आयन रिक्वायर टू मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, ये PYQ है। PYQ है क्या, नहीं PYQ तो नहीं है, ये पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भाई साहब ये है जो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की, भाई इसके क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है आपके यहाँ पर जो आपको याद रखनी होती है फंक्शन में भी। तो हम बात कर लेते हैं फंक्शन की। ये कहा गया, अभी तो फंक्शन बाकी है, रुको थोड़ी देर बाद में आना तुम, है ना। फंक्शन, फन है ना, फन का मतलब मस्ती नहीं, फंक्शन है। ठीक है, तो भाई साहब ये प्रोटीन बनाता है, तो सबको पता है। इंजन ऑफ सेल भी इसको बोलते हैं, और प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको बोलते हैं, इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ओके भैया, और बताओ इसके बारे में हम और भी फंक्शन देखेंगे, अभी आप रुको, अभी सब आएगा। एक बार हम लोकेशन की बात कर लेते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है ये, और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में आपके साइटोप्लाज्म में होता है, कौन सा होता है, 70S। ठीक है, याद रख लेना 70S है। यूकैरियोटिक सेल में भी आपके साइटोप्लाज्म में भी होगा,
साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में जो होगा बताओ, साइटोप्लाज्म में किस में होगा, साइटोप्लाज्म में और ईआर में भी होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानते हो ना, कौन सा वाला, रफ वाला। तो साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके पास कौन से होते हैं, याद रख लेना, एटीएस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई साइटोप्लाज्म में जो आपके फ्रीली पाए जाते हैं वो मतलब ये राइबोसोम, और जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रफ वाला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगला हम वही पढ़ेंगे, तो उसमें भी इन दोनों में एटीएस होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक और आपका आता है क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट। दोनों में कौन से होते हैं, 70s होते हैं। और भाई साहब बोल दिया मतलब PYQ है, भाई साहब का मतलब ही PYQ होता है। हाँ, हमारे यहाँ पे भाई साहब का मतलब PYQ होता है। तो यह याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी थी। अब हम आगे बात कर लेते हैं भैया इसके बारे में, कुछ थ्योरी के बारे में देख लेते हैं, है ना। ये पेज नहीं चाहिए था हमें, तो उस पेज को हम हटा देते हैं, 11 नंबर वाले पेज को, और आगे बढ़ जाते हैं। तो थ्योरी पढ़ लो। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, और 50 से ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। राइबोसोम एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन, है ना, डिस्टेंट फॉर इंट्रैक्शन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेक्रेशन फ्रॉम द सेल। सर क्या बताया, कुछ समझ में नहीं आता रहा भाई, कहना क्या चाहते हो भाई। ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, इसको पढ़ने के बाद में तुम ये लोग ये बोलोगे, अरे कहना क्या चाहते हो, तो हम ये कहना चाहते हैं, ये समझो, उसको छोड़ो, उसको भूल जाओ, ये पढ़ो। ये हम तुम्हें इजी लैंग्वेज में दे रहे हैं, इसको लिख के आना तुम्हें अपने एग्जाम में। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो राइबोसोम अटैच होते हैं ना, किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कौन से वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बच्चा, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, तो तुम्हें पता होगा रफ वाले, ठीक है, रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनाते हैं। स्मूथ में तो वैसे भी नहीं होते, ठीक है। दिस स्पेसिफिक प्रोटीन आर मीन टू बी आइदर सेंड टू द सेल, है ना, और प्लेस इन द सेल्स आउटर मेम्ब्रेन। समझ में आया, जैसे ये सेल है ना, इसमें प्रोटीन बना, जैसे समझ लो प्रोटीन बनाया, किसने बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम है उसने बनाया। अब ये प्रोटीन यहाँ तो क्या होगा, पास वाली सेल में चला जाएगा, एंडोसाइटोसिस होगी, एक्सोसाइटोसिस होगी, यहाँ से यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होगी, फिर यहाँ पे एंडोसाइटोसिस होगी, और दूसरे सेल में चला जाएगा प्रोटीन, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या दूसरा बताए क्या हो सकता है कि जैसे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसमें भी तो प्रोटीन होते हैं ना, इस तरीके से प्रोटीन होते हैं। तो ये प्रोटीन आते कहाँ से, ये राइबोसोम से आते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन कहाँ से आएंगे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम है वो जो प्रोटीन बनाएगा ना, वो प्रोटीन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये प्रोटीन यहाँ पे आके इम्बिडेंट हो जाएंगे, या दूसरे सेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो भाई साहब समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। और जो फ्री राइबोसोम है, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं है, वो वाले जो राइबोसोम है वो आपका क्या करता है, वो आपके साइटोसोल में उसके प्रोटीन को यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई, हाँ भैया समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बात, अगला जो आपका आता है वो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो भाई साहब ऐसे तो हम देखेंगे नहीं, आपको पता ही हम कैसे पढ़ते हैं, तो शुरू कर देते हैं इसको, है ना। तो यहाँ से आप शुरू कर दो, देखो ER, मैं इसको शॉर्ट में ER बोलता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। पहली बात है टिन ट्यूब्यूल, टाइनी मतलब छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ से अराइज होता है, अराइज फ्रॉम, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भैया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होता है, ठीक है। और भैया और क्या बताओगे आप हमें, सिंगल कौन सा होता है, सिंगल है भैया, है ना, तुम्हारी तरह तुम लोग सिंगल ही रहना भैया, तभी जाके सक्सेस होगे, फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ने का, पढ़ाई करने का, है ना भैया। हाँ, तो सिंगल मेम्ब्रेन है ये, सिंगल मेम्ब्रेन है भैया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्म्स की, भाई कितने फॉर्म्स में पाया जाता है। तो 3 फॉर्म्स है इसके कुल मिला के, 1 2 3। सबसे पहले आता है सिस्टर्न, सिस्टर्न के बाद में आता है ट्यूब्यूलर, ठीक है। फिर आता है वेसिकल, हाँ भैया समझ में आ गया। तो यार सिस्टर्न को मैं तुम्हें बना के बता देता हूँ, इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर ट्यूब्यूलर में तो यार ऐसे बना देना, ट्यूब्यूलर है और ये वेसिकल है। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे इसके नीचे लिखते जाओ, राइबोसोम, क्या सिस्टर्न में राइबोसोम होते हैं, तो भैया होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें राइबोसोम नहीं होता, इसमें भी राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है, लिख लिया। देखो ये जो आपका सिस्टर्न है ना, ये रफ ER ही है, रफ ER जो होता है ना आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सिस्टर्न के फॉर्म में होता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बताइए राइबोसोम होते हैं, कौन से होते हैं, ATS होते हैं। मैं आपको बताया था कि ER में, और जब राइबोसोम बताया था तो बताया था कि साइटोप्लाज्म और ER में ATS होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, 70s होते हैं, इसमें तो होंगे नहीं राइबोसोम में, ठीक है। तो भाई साहब हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको एक प्यारा सा डायग्राम हम बना देते हैं आपके लिए। तो भाई साहब ये देखो हमारा डायग्राम, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इस तरीके के समझ लो, ये आपके राइबोसोम है। राइबोसोम क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया,
है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। फिर देखो ये इस तरीके से मैंने ट्यूब्यूल बना दिए, वेसिकल्स बना दिए। तो ये डायग्राम आप देख लेना, इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे राइबोसोम इस तरीके से बना देना, और क्या है, एक दो। तो समझने के लिए हम बना रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे आपके पास क्या आता है, अब हम देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है। तो भाई साहब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। RER PY जो भी होंगे वो भी हम बताते चलेंगे। वैसे आपको सब कुछ याद रखना है, कहीं से भी कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। एक एक चीज़ याद रख लेना है ना। पहली बात तो मुझे बताओ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होगा क्या? हाँ होगा। कौन सा होगा? ATS होगा, ठीक है। इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। कौन सा होगा? इसमें ATS होगा, ठीक है भैया। हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें अगर राइबोसोम है तो उसका मेन काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और इस प्रोटीन का क्या किया जाता है? या तो एक्सोसाइटोसिस के जरिए एक दूसरे सेल को भेज दिया जाएगा, या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जाके ये प्रोटीन एम्बेडेड हो जाता है। ये जब तो अभी राइबोसोम पढ़ाया था तब बताया था, ठीक है। और ये क्या करता है? ये फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो इसी से बनता है, ये याद रख लेना। अब आप बोलोगे भैया ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, यहाँ पे कुछ और अच्छी चीज़ें बता दो। तो भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ कि लिपिड, क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं है तो क्या बनाएगा भैया? ये लिपिड बनाएगा, ठीक है। आपका फैट जानते हो, फैट, लिपिड, फैट, ये सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज, ठीक है। इसके अलावा ये स्टेरॉयडल हार्मोन भी बनाता है। क्या बनाता है? स्टेरॉयडल हार्मोन। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखो, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके पास हो गया ईस्ट्रोजन, जो कि फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल में होता है। एक बात बताएं हम आपको, क्या ये जो हार्मोन है ना, टेस्टोस्टेरोन और ये एस्ट्रोजन, ये मेल फीमेल में दोनों होते हैं। जैसे मेल है तो मेल में एस्ट्रोजन भी होगा, टेस्टोस्टेरोन भी होगा, लेकिन मेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें फिर मेल की कैटेगरी आती है, मतलब उसके मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। फीमेल में एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, जिसके कारण उसमें जो लड़की है उसमें लड़की के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वरना होते जो दोनों में बस मात्रा का फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ भैया, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। वैसे सबको पता होगा, तो देखो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनका डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि भैया डिटॉक्सिफिकेशन करता है तो कहाँ प्रेजेंट होता है? एग्जाम्पल के लिए लीवर में देखना। देखो आपकी बॉडी में जो लीवर है ना, वो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। तो लीवर के अंदर जो सेल है ना, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? लीवर में पाए जाते हैं, क्योंकि हमें डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है। और एक और चीज़ क्या लिखोगे यहाँ पर आप? ये स्टोर करता है किसको? एक और लास्ट पॉइंट लिख लो, स्टोर कैल्शियम, ये कैल्शियम को भी स्टोर करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है इसके बारे में। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा सबका, और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाकर PDF डाउनलोड कर लेना। मैं तो बोलता हूँ साथ के साथ ही नोट्स बनाया करो, ठीक है। फालतू में तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है फिर बाद में, है ना। अब हम बात कर लेते हैं गोल्गी बोल्गी, ठीक है। उससे पहले रुको एक सेकंड, इतने कहाँ अभी इतनी जल्दी कहाँ गोल्गी है? इतनी जल्दी गोल्गी कहाँ है? अभी तो हमें थ्योरी पढ़नी है भैया। हाँ पहले देखो, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ फ्लैटेड सैक, ठीक है। यहाँ पे फ्लैटेड सैक होती है ना, फ्लैटेड सैक में हम अस नहीं लगाएंगे, उससे गलत वर्ड निकलता है हमसे, है ना, हमारे मुंह से गलत वर्ड निकल जाता है, इसलिए हम सैक ही बोलेंगे, अस नहीं लगाएंगे, है ना। सेल कंटेंट टू डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ endoplasmic reticulum which different in structure and function. Smooth rough endoplasmic reticulum is a continue with the nuclear membrane and तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू होता है। जैसे आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो इससे से तो कंटिन्यू होता है, हम आपको बता चुके हैं ना, बताया तो था हमने, हाँ भैया बताया था, ठीक है। तो इससे कंटिन्यू हो गया, ठीक है। एंड यूजुअली इज फोल्डेड इनटू ए सीरीज ऑफ फ्लैटेड, तो ये देखो ये इस तरीके से सीरीज ऑफ फ्लैटेड क्या है? सैक है, ठीक है, उसमें फोल्डेड होता है। द आउटर सर्फेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टैंडर्ड विद राइबोसोम, बाहर यहाँ पे आप देखोगे तो राइबोसोम, इस तरीके से राइबोसोम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके कारण प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंटायर स्पेस विद इन द ER फॉर प्रोसेसिंग एंड स्नोटिंग। तो आगे ये जो प्रोटीन बने ना, ये आगे के किसके लिए जाएंगे? स्नोटिंग और प्रोसेसिंग के लिए। और स्नोटिंग प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जो प्रोटीन है उनमें मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है, उसमें बदलाव किए जाएंगे, वो गोल्गी बॉडी करेगा, आपका गोल्गी अपरेटस वही काम करता है। फिर वो प्रोटीन या तो एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर चले जाएंगे किसी और सेल के पास, या उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डाल दिया जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंड फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूबुलिन
ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे बनते हैं, उनसे बनते हैं, और ये ट्यूब्यूल्स का मेम्ब्रेन क्या होता है, नेटवर्क होता है। अनलाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ, द आउटर सर्फेस ऑफ इट्स मेम्ब्रेन इट्स डू नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने आपको यहाँ पर, क्या कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास राइबोसोम ही नहीं है, ठीक है, राइबोसोम ही नहीं है तो कैसे बनाएगा भैया, नहीं बना सकता, तो क्या कर सकता है ये फैटी एसिड्स बना सकता है, लिपिड्स बना सकता है, आपके स्टीरॉइड्स जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये बना सकता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प रिलीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, या अभी हम और देखेंगे इसको, अभी हम इसको टेंशन नहीं लेना, ये देखो डिटॉक्सिफाइंग लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, मैं बता चुका हूँ डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, जैसे आपके जो हार्मफुल सब्सटेंस जैसे अल्कोहल हो गए, ठीक है, कार्सिनोजन हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, तो अगर बहुत सारे आप जैसे गोलियाँ भी लेते हैं, ठीक है, तो गोलियाँ जब आप लेते हो, दवाइयाँ लेते हो, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है गोलियों में, जो भी आप दवाइयाँ लेते हो, तो उन टॉक्सिक सब्सटेंस को वो करने का काम भी ये करेगा, कौन, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ वाला। इसके अलावा आपका क्या हो गया, कोई अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल को भी आपका वैसे नहीं पीना चाहिए, बहुत गलत चीज़ होती है, तो कोई पीता है तो उसके अंदर बॉडी में वो जहर है एक तरीके का, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा लीवर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये लास्ट वाली लाइन, ये जो लास्ट वाला है इसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, देखो यहाँ पर समझो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला जो मैंने आपको यहाँ पे फंक्शन बताया था ना, मैं बोल रहा था कि इसको बाद में हम देखेंगे, तो वो हम देख लेते हैं, कौन सा, ये वाला देखो, यहाँ पे मैं बताता ना कि ग्लूकोज वाला, देखो इन लीवर सेल एंजाइम, ये यहाँ से पढ़ो, ये देखो इन लीवर सेल, समझ में आ गया ना। हाँ, तो इस चीज़ को अब हम समझते हैं कि भाई क्या बोलना चाहता है ना, ये कहना क्या चाहता है, तो उसके लिए हम तुम्हारे लिख के लाएँ, तो इसको यहाँ पे समझो। हाँ, तो समझो भैया क्या बोल रहा है, रिलीजिंग ग्लूकोज, ठीक है, द लीवर स्टोर एक्स्ट्रा शुगर ग्लूकोज, जो आपका लीवर होता है वो एक्स्ट्रा शुगर को, ग्लूकोज को स्टोर करके रख लेता है, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। वैन योर बॉडी नीड्स मोर शुगर, जब आपकी बॉडी को ज़्यादा शुगर की जरूरत पड़ती है, किसके लिए, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, किसके लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो मदद करता है ब्रेक डाउन करने में, किसको, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, जिसको अपन ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब तोड़ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन को तोड़ा जा रहा है, उसको ग्लूकोज में बदला जा रहा है, फिर जब आप ग्लूकोज को तोड़ते हो ना उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, आगे हम बढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ना आपकी, जिसमें आपकी एटीपी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और आपका वो बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी, और क्या बनता है भैया, एक और कुछ चीज़ बनती है ना तुम्हारी, एटीपी बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और तुम्हारे पास वहाँ पे और क्या बनता है, भूल गए, थोड़ा हम याद करके बताएंगे तुमको, है ना। तो भाई साहब वो चीज़ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको अपन ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, इसको अपन ग्लाइकोलाइसिस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आपका ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट रहा है, ठीक है, ग्लाइकोजन किस में बदल रहा है, आपका ग्लूकोज में बदल रहा है, ठीक है भैया, हाँ समझ में आ गया, ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। आगे क्या बताओगे, हाँ तो आगे हम बताते हैं, देखो इट देन रिलीज दिस ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, अब ये जो ग्लूकोज उसको ब्लड स्ट्रीम में तो दे दिया जाता है, ठीक है, कि ब्लड शुगर लेवल सिस्टेबल, जिससे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बना रहता है। तो ये चीज़ थी जो हमें तुम्हें बतानी थी और तुम्हें समझ गई होगा, और ये चीज़ वहाँ पे बताना चाहते थे हम, ठीक है। आगे बढ़ेगा, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो डिटॉक्सिफिकेशन हार्म स्टफ, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूजेस स्पेशल एंजाइम टू ब्रेक डाउन टॉक्सिक एंड हार्मफुल केमिकल सच एज ड्रग्स, अल्कोहल, पेस्टिसाइड्स टू कन्वर्ट दिस फैट soluble toxin into water soluble compound. This make it easier for your body to flush them out, usually through your urine. This process help to keep your blood safe from dangerous substance, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, हमने समझा दिया है ना। आगे बढ़ेगा, अब देखो यहाँ पे लास्ट पॉइंट और बचा था, जिसको भी हम देख लेते हैं। इन लीवर, किडनी एंड इंटेस्टाइनल सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विच अलाउ द फ्री ग्लूकोज टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम। ये समझ में आ गया ना कि भाई किडनी हुआ, इन सब में क्या है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, इसमें से इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाला। तो इससे क्या होगा, फ्री ग्लूकोज हो जाएगा, उसको ब्लड स्ट्रीम में डाल देंगे। तो दो तरीके से ब्लड स्ट्रीम में डाल सकता है, एक तो ग्लाइकोजन को तोड़ के, दूसरा ये काम भी कर सकता है, ठीक है। तो इससे भी जो लेवल है ग्लूकोज का वो बना रहता है, ठीक है, मतलब शुगर का। अब देखो आपके पास क्या आता है, टेंशन नहीं लेने का, अभी बहुत सारा बचा हुआ है तुम्हारा, है ना, टेंशन नहीं लेने का, अभी हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर देखो, इन मस्कुलर सेल द कैल्शियम आयन डेट ट्रिगर्ड कॉन्ट्रैक्शन आर रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, ए फॉर्म ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप बोल सकते हो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, किसमें, मस्कुलर टिश्यू में। तो मस्कुलर टिश्यू में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कौन बनाएगा, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है क्लिनिकल कनेक्शन की कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप नर्सिंग पढ़ रहे हो तो हर चीज़ को हमें क्लिनिकल कनेक्शन से जोड़ना है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ड्रग्स से हम जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज नोटिस
अर्लियर, तो एक जो फंक्शन है किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कि बाद में नोटिस किया गया था, इज टू डिटॉक्सीफाई सर्टेन ड्रग्स, ये कुछ सर्टेन ड्रग्स को डिटॉक्सीफाई करता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा अभी। इंडिविजुअल हु रिपीटेडली टक्स सच ड्रग्स, ऐसे लोग जो रिपीटेडली ऐसे ड्रग्स लेते हैं। यहाँ पे ड्रग्स का मतलब ये नहीं है कि उस चरस गांजा पी रहे हैं, नहीं भाई। यहाँ पे ड्रग्स का मतलब जैसे आपके पास है बारबिटल, ठीक है, फिनो बारबिटल सेडेटिव, मतलब सच है सेडेटिव। सेडेटिव का मतलब क्या होता है, नींद की दवाई। नींद की दवाई जानते हो क्या, नींद दिलाने वाली जो दवाई होती है ना, जिसको कोई हाइपरटेंशन का बीमारी का वो मरीज है, ठीक है, जिसको किसी को हाइपरटेंशन है, ठीक है, जो टेंशन लेता है उसको नींद नहीं आती रात भर, तो नींद नहीं है, पागल हो जाएगा, तो वो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको नींद की गोलियां देता है, ठीक है, जिसको सेडेटिव ड्रग्स बोलते हैं। तो जैसे ये फिनोबार्बिटल जो है, ये फिनोबार्बिटल एक सेडेटिव ड्रग्स जो है उसका एग्जाम्पल बताया यहाँ पे। फिनोबार्बिटल एक ड्रग्स मतलब एक दवाई का नाम है। तो ये जो दवाई है ना, ये जो गोली है, जो टेबलेट है फिनोबार्बिटल, ये नींद की दवाई है। डेवलप चेंज इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन देयर लिवर सेल, ठीक है। तो डेवलप चेंज इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन देयर लिवर सेल, प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिनोबार्बिटल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टॉलरेंस टू द ड्रग्स। देखो, जब आप लंबे समय तक क्या करते हो, ये इसका फिनोबार्बिटल का यूज़ करते हो, तो आपकी जो बॉडी होती है ना, वो टॉलरेंस हो जाती है, मतलब वो सहने की। आपकी शुरू में आप देखोगे कि कोई अगर हाइपरटेंशन का बीमारी का मरीज है ना, तो डॉक्टर के पास गया, उसने गोलियां ली, अब वो गोलियां ले रहा है, लेकिन कुछ समय बाद में ऐसा होगा कि उन गोलियों को लेने के बाद में उसको नींद नहीं आएगी। फिर वो क्या करेगा, फिर डॉक्टर के पास जाके बोलेगा कि डॉक्टर साहब ने जो गोलियां दी उनसे नींद नहीं आ रही। फिर डॉक्टर साहब क्या करेंगे, जो डॉक्टर हैं, या आप भी जब आप नर्स बनोगे तो आपके साथ भी चीज़ होगी कि आप क्या करोगे, फिर उसको, अगर आप डॉक्टर नर्स बनोगे तो आपको डॉक्टर बोलेगा कि इसका डोजेज बढ़ा दो, मतलब हाई डोजेज देगा। फिर वो क्यों दे रहा है, क्योंकि अब वो टेबलेट असर नहीं कर रही है, बॉडी के सहन करने की जो शक्ति है ना वो बढ़ चुकी है। वो क्यों बढ़ चुकी है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिनोबार्बिटल जैसे आपको एग्जांपल की बताया, तो टॉलरेंस जो टॉलरेंस है, जो सहन शक्ति है ड्रग्स के प्रति आपकी बॉडी की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। द सेम डोजेज नो लॉन्गर प्रोड्यूस द सेम डिग्री ऑफ सेडेशन, ठीक है। वो जो सेम डोजेज है, मतलब जो पहले जो डोजेज जो डॉक्टर ने दी थी जिससे असर हो रहा था, नींद आ रही थी, अब वो सेम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, द सेम डिग्री ऑफ सेडेशन, वो मतलब नींद, वो सेम जो असर है वो नहीं दिखा पाएगी। क्यों नहीं दिखा पाएगी, तो वो हम आपको बता देते हैं। When rapid exposure to the drugs, the amount of smooth endoplasmic reticulum and enzyme increase। तो जब आप ऐसे जो ड्रग्स हैं, ये जो दवाएं होती है ऐसी, आप जैसे फिनोबार्बिटल, ये एग्जांपल दे रखा है, इसको आप जब रैपिड लेते हो, है ना, अगर डॉक्टर हाई डोजेस बढ़ाएगा, फिर वो हाई डोजेस बढ़ाएगा, तो आप रैपिड लेते हो, तो उससे क्या होता है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये जो एंजाइम रिलीज करता है, उस एंजाइम का अमाउंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट। किससे बचाने के लिए, टॉक्सिक इफेक्ट से। देखो, ये जो ड्रग्स होती है ना ऐसी, ये कुछ टॉक्सिक इफेक्ट दिखाती है आपकी, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करती है जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, उन टॉक्सिक सब्सटेंस को खत्म करेगा, समझ रहे हो। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन टॉक्सिक सब्सटेंस को खत्म करेगा, तो उससे क्या होगा कि जो ड्रग्स है उनका असर भी कम हो जाएगा बॉडी पे, जिससे नींद आना बंद हो जाएगी। तो अब समझ में आ रहा है कि जो पहले जो दवाएं काम कर रही थी, लंबे समय तक जब आप उन दवाइयों को ले रहे हो, तो वो बॉडी पे काम करना बंद क्यों हो रहा है, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो वो एंजाइम क्या कर रहे हैं कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस उनको खत्म तो कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि टेबलेट का असर भी नहीं हो रहा है आपकी बॉडी पे। तो अब डॉक्टर डोजेस बढ़ाएगा, तो डोजेस बढ़ाने से नींद तो आएगी, लेकिन कुछ समय तक आएगी, क्योंकि फिर कुछ समय बाद में वापस एंजाइम की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा देगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो उससे आपको फिर और ज़्यादा डोजेस देनी पड़ेगी, ठीक है, समझ में आ गया। एज द अमाउंट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्रीज, हायर एंड हायर डोजेज ऑफ ड्रग्स आर नीडेड टू अचीव, ठीक है। तो जैसे जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्रीज होगा, उसका अमाउंट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपको देखोगे क्या ड्रग्स का डोजेज भी बढ़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल टू द वो क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए ओरिजिनल इफेक्ट। उसके बाद अगर आप चाहते हो आपको नींद आए, जो ड्रग्स उसका ओरिजिनल इफेक्ट लेना है, तो उसके लिए आपको डोजेस भी बढ़ाने पड़ेंगे, वरना फिर भाई काम नहीं बनेगा। दिस कुड रिजल्ट इन इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर डोजेज, जिससे क्या हो सकता है, ओवर डोजेज का प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, इंक्रीज ड्रग डिपेंडेंसी, जिससे व्यक्ति ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि फिर उस व्यक्ति को बिना दवाई लिए नींद ही नहीं आएगी, नींद की उसको जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। ऐसा होता भी इसलिए ज़्यादातर आप देखोगे कि जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो ऐसे जो सेडेटिव ड्रग्स होते हैं उनको नहीं देते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि भाई नहीं देना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लगती है तब देते हैं, वरना वो डॉक्टर मना करते हैं कि भाई हम सेडेटिव ड्रग्स नहीं दे सकते। आप किसी मेडिकल वाले के पास चले जाओ और उसको बोल दो कि भाई हमें ये ड्रग्स चाहिए, बता दे, तो गोली को मना कर देगा। क्यों मना कर देगा, बोलेगा अपने डॉक्टर से दिखा के लाओ, क्योंकि ऐसी दवाएं जो होती है ना वो मेडिकल वाले भी नहीं देते हैं बिना डॉक्टर की पर्ची के, ठीक है, तुमने नोटिस किया होगा, ठीक है। तो भाई साहब अगर हाँ तुम्हारा जान पहचान वाला तो दे देगा, वरना अगर आप किसी नए मेडिकल वाले के पास जाते हो तो वो मना कर देगा, वो कहेगा पहले डॉक्टर से लिखा के लाओ, ठीक है। और देखो, डिटॉक्सीफाई का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट मोर हार्मफुल सब्सटेंस इनटू लेस हार्मफुल, ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस को लेस हार्मफुल में बदलना, ठीक है। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो ऐसे तो करेंगे नहीं हम, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना जो हम पढ़ा रहे हैं, कमेंट करा करो भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। बढ़ जाएँ आगे। हाँ, तो भाई गोल्गी अपरेटस की बात कर लेते हैं। GA हम शॉर्ट में लिखते हैं, गोल्गी अपरेटस। स्पेलिंग लिखना चाहोगे क्या, चलो एक बार स्पेलिंग लिख देते हैं, गोल्गी अपरेटस, ठीक है।
इसको डिस्कवर किसने किया था? कैमिलियो। आपके कैमिलियो गोल्गी था, इसका नाम पे इसका नाम गोल्गी अपरेटस रख दिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हो। हाँ, तो गोल्गी अपरेटस के हम देखेंगे कितने टाइप है, यहाँ पे देख ले क्या नहीं, अगले पेज पे देखो भैया, ठीक है, अगले पेज पे देख लेते हैं ना। तो ये जो GA है आपका गोल्गी अपरेटस, इसके टाइप देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आता है सिस्टर्न, यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा ही है। देखो इस तरीके का आपका ये होता है ना, ये सेक लाइक होता है। ओके, दूसरा था ट्यूब्यूलिन, ट्यूब्यूल, ठीक है, ट्यूब्यूल होता है। तीसरा होता है वेसिकल, और लास्ट में आता है आपके पास वैक्यूल, गोल्गी वैक्यूल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा देते हैं, चलो यार, इसको अपन क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। पोस्ट ऑफिस नहीं रहे भैया, पोस्टमैन ऑफ सेल है ना। पूछा जाता है इंजन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। पोस्टमैन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? गोल्गी बॉडी को। और भाई साहब मतलब तुम समझ गए होंगे ना, भाई साहब का मतलब ही PYQ होता है हमारे यहाँ पे, है ना। तो भाई सब याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं तुम्हें जो भी पढ़ाऊंगा सब डायग्राम के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये कहाँ से आ गया भाई, अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है ना। तो भैया समझो, अब हम तुम्हें सिखा रहे हैं, सीखो इस चीज़ को। देखो ये आपकी कोई सेल है, समझ लो, है ना, सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इस तरीके की गोल्गी बॉडी होगी, ये एक बना दी हमने, ये दो बना दी, है ना। ओके, तो क्या करें इस काम? तो हम बताते हैं अब इसका क्या करना है। जैसे आप यहाँ पे समझो, जैसे हमने एक गोल्गी बॉडी को ऐसे उठा लिया, तो इसका ये वाला जो फेस होता है इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं सिस फेस। यहाँ पे सिस और ट्रांस फेस में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना ये ट्रांस फेस, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के यहाँ पर क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ पे राइबोसोम होंगे, प्रोटीन बनाएंगे, तो प्रोटीन क्या होंगे? जैसे वेसिकल के रूप में प्रोटीन यहाँ पर आ गए, ये वेसिकल है, इसमें प्रोटीन है, इस तरीके के ये आ गए। तो ये वेसिकल को एक्सेप्ट कौन करेगा? पूछा जाता है वेसिकल को एक्सेप्ट कौन करता है? सिस फेस। पूछा जाता है कि टूवर्ड्स द न्यूक्लियस कौन सा फेस होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्गी बॉडी का वो कौन सा फेस है जो कि टूवर्ड्स द न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास समय मतलब पास में कौन सा होता है? सिस फेस होता है। दूर की तरफ कौन सा होता है? ट्रांसफेस होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है भैया? बताते हैं भाई, एक एक करके सब बताएंगे, ठीक है। तो भाई साहब ये वेसिकल है। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा पता है आपको? यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको हम अभी बताते हैं क्या होता है ना। इसके लिए हमें इसका साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका गोल्गी बॉडी के अंदर होता है मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? मॉडिफिकेशन। इतना छोटा तो समझ में नहीं आएगा, चलो ठीक है, हम इसको यहाँ पे बताते हैं ना। तो गोल्गी बॉडी है आपकी, उसके अंदर आपको क्या क्या होगा? यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा, किसका? प्रोटीन का। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा, मतलब प्रोटीन जो है उसमें कुछ जोड़ा जाएगा, उसमें कुछ कम किया जाएगा, उसको हम बताएंगे क्या बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होगा? यहाँ पे देखो मॉडिफिकेशन का होगा, है ना। एक सेकेंड, ठीक है। मॉडिफिकेशन का इसका काम होने वाला है, पहला काम इसका क्या होने वाला है? मॉडिफिकेशन का। मॉडिफिकेशन का मतलब समझ गए? हाँ भैया समझ गए, क्या समझे? मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि जो भी आपका प्रोटीन है उसमें कुछ मॉडिफाई किए जाएंगे, है ना। हो सकता है उसमें कुछ ग्रुप्स जोड़े जाएँ, ठीक है, कुछ ग्रुप्स हटाए जाएँ, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा आपका यहाँ पर आता है, देखो एक सेकेंड, यहाँ पे आता है प्रोसेसिंग, सॉरी पैकेजिंग, ठीक है। जो प्रोटीन है उनको बढ़िया पैक, जैसा आपके अमेजोन से आपको डिलीवर मंगाते हो तो उसको पैक करके भेजते हैं ना, वैसे यहाँ पे प्रोटीन को पैकेजिंग की जाएगी। यहाँ पे प्रोसेसिंग भी होगी। यहाँ पे दो तरह की प्रोसेसिंग होती है जिसके बारे में हम देखेंगे, यहाँ से PYQ बनता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई हैं, यहाँ पे समझो, यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हो गई तो यहाँ से अब जैसे समझ लो यहाँ पे प्रोसेसिंग सब हो गया, तो यहाँ से प्रोटीन बाहर निकल गए। तो अब जब ये बाहर निकले तो ये सेक्रेशन के रूप में बाहर निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखो अब क्या? सेक्रेशन। तो सेक्रेशन के रूप में बाहर निकलेंगे ये। तो सेक्रेशन में आपके दो तरह के सेक्रेशन हो। अरे यहाँ पे जो सेक्रेशन हुआ है मतलब जो आपने यहाँ पे प्रोटीन बना लिया है आपने, ठीक है, जो आपका मेन प्रोटीन था वो उसके पैकेजिंग कर दी, उसका बढ़िया मॉडिफिकेशन सब कर दिया। तो अब यहाँ पे आपका क्या होगा? सेक्रेशन। तो सेक्रेशन दो तरह से हो सकता है, या तो इंट्रासेलुलर, ठीक है, इंट्रासेलुलर तक जाएगा, या एक्स्ट्रा सेलुलर, या आउटसाइड द सेल।
या तो हो सकता है कि वो प्रोटीन को सेल के अंदर ही किसी ऑर्गेनिल्स को दे दिया जाए, या सेल के बाहर किसी और सेल को भी भेजा जा सकता है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ऐसी चीज़ें जो आपके PYQ में आई रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको आपको नोट्स करना है। सबसे पहले तो सिस फेस के बारे में लिखो। भाई साहब, सिस फेस जो होता है ना, ये कॉन्वेक्स होता है। इसका शेप कैसा होता है? कॉन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स फेस होता है ये ना, समझ में भी आ गया होगा आपको। यहाँ पे समझो, देखो सिस फेस वैसे है ना, कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स ही तो है। हाँ भैया, समझ में आ गया है ना। अगली चीज़ में क्या बोला? अगली चीज़ में बोला ट्रांसफेस। ट्रांसफेस जो है, ये एक और चीज़ याद रखना, रिसीवर वेसिकल। ठीक है, ये क्या करेगा? ये रिसीव करेगा किसको? जो भी वेसिकल हैं, जो भी वेसल्स हैं, उनको। कहाँ से? ER से। ये याद रख लेना है ना। दूसरी चीज़ ट्रांसफेस, ठीक है। ट्रांसफेस, ट्रांसफेस कैसा होता है? कॉनकेव होता है, उसका उल्टा है ना, बस कॉनकेव फेस। और भाई साहब, भाई साहब का मतलब समझ गए होंगे आधे लोग तो, है ना। हाँ, ये PYQ है, पूरी स्लाइड ही PYQ है, तो इसको तो याद रखना ना, पूरा ये सब कुछ PYQ के अंदर आएगा, है ना। तो ये समझ में आ गया? हाँ भैया, समझ में आ गया। अब और PYQ हम तुम्हें बताते हैं, देखो यहाँ पर समझना। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ, क्या बोलो भैया आप हमें, जैसे आपके है ER, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपके पास एक। हाँ, तो उससे प्रोटीन बन रही है ना। हाँ, तो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कौन कर रहा है? एक बार मुझे बता दो वापस से। भाई गोल्गी बॉडी कर रहा है, तो सबको पता है। हाँ भैया, सबको पता है, तो उसमें क्या नई बात है? तो अगर मैं बोलूँ कि भाई आपके पास जैसे प्रोटीन है, हाँ, उसमें मैं शुगर जोड़ूँ, अच्छा, तो उसको क्या बोलेंगे? हैं, क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा, अभी समझो यहाँ पर। जैसे आपके पास ये ER हो गया, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसने सिस फेस को भेजा, है ना। यहाँ से क्या होगा? मैच्योरिंग फेस, जो बीच वाला जो फेस होता है उसको मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें जो मैच्योरिंग का काम, प्रोसेसिंग का काम हो जाएगा, ठीक है, फेस में। और लास्ट में क्या हो जाएगा? आपका सेक्रेशन हो जाएगा। और ये इंटर सेलुलर, आउटर सेलुलर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको जो समझाना चाहता हूँ उसको समझो। समझो यहाँ पे आपके पास, जैसे आपके पास प्रोटीन है, प्रोटीन किसने बनाया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब यहाँ पे क्या होगा? शुगर जुड़ेगी। शुगर कहाँ पे जाके जुड़ेगी? इसमें गोल्गी बॉडी में। इसने जैसे गोल्गी बॉडी में जब ये प्रोटीन गया तो उसमें शुगर जोड़ दिया। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? और ये जहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? इस प्रोडक्ट को अपन बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ये प्रोटीन में जुड़ा ना, इसलिए ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोसाइलेशन, साइलेशन, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GLYCO, असाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। एक होता है ग्लाइकोसाइलेशन, एक होता है ग्लाइकोसाइडेशन। दोनों में क्या अंतर है? बस अल का ही तो अंतर है। अरे भाई साहब, अल का अंतर तो है, लेकिन उसके अलावा भी अंतर है। ठीक है, पहला अंतर तो ये है कि भाई ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन में अंतर मैं आपको भी बता दूंगा। देखो, प्रोटीन के साथ अगर शुगर जुड़ा तो ग्लाइकोप्रोटीन बना, और इस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। अब ग्लाइकोसाइडेशन क्या होता है वो भी हम बता देते हैं। आपके पास क्या लिपिड है, ठीक है, लिपिड के साथ शुगर मिला, वही चीज़ है, लिपिड आया आगे से बन के, उसमें शुगर मिलाया गोल्गी बॉडी ने, और क्या बन गया? क्या बनेगा यहाँ पे? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड बन गया। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइलेशन और साइडेशन समझ में आ गया। और भाई साहब, ठीक है, और यहाँ पर भी, यहाँ पे भी भाई साहब, है ना, यहाँ पर भी क्या है? हमारे पास PYQ है। दोनों साइड से PYQ बनते हैं। पूछा जाता है कि जब प्रोटीन में ग्लूकोज मिलाया तो एक प्रोसेस जो होती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, और ग्लाइकोसाइडेशन भी पूछा जा सकता है, कि आपके कॉलेज के पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो भाई साहब याद रख लेना है। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या आता है? आगे आता है इसके, हम लास्ट बात कर लेते हैं फंक्शन की। तो वैसे मैंने वो सारी चीज़ें लिखवा दी है, एक शॉर्ट में हम फंक्शन की बात कर लेते हैं कि भाई फाइनल फंक्शन इसके जो भी है। तो भाई सबसे पहले तो प्रोसेसिंग, दूसरा मॉडिफिकेशन होगा, तीसरा आपके पास पैकेजिंग हो जाएगा, अगली चीज आपके ट्रांसपोर्ट वेसल्स। ये ना ट्रांसपोर्ट वेसल्स बनाता है, ठीक है, वेसिकल्स बनाता है ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। कौन? गोल्गी बॉडी। इसके अलावा आपके लाइसोसोम भी ये बनाता है ना, फॉर्म लाइसोसोम। अभी हम देखेंगे, अगला टॉपिक हमारा लाइसोसोम ही है। ठीक है,
इसके अलावा और क्या करेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये PYQ है इसलिए मैं इसको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको तो तुम्हें याद ही रखना है ना। और ये पेंसिल मुझे इरिटेट कर रही है यार, ये बीच बीच में क्यों आ रही है, हैं ये कैसे हटेगी, हाँ हट जाएगी, फालतू में बीच में आती है। तो देखो लाइस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म क्या बनाता है ये, फॉर्म टिप ऑफ स्पर्म, और ये है आपका PYQ। किस जो स्पर्म का टिप जिसको आप क्या बोलते हो, एक्रोसोम भी बोलते हो, वो कौन बनाता है। अब ये आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, जैसे ये है ना, डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ चुका है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्किप कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले सुन लो यहाँ पर, ठीक है भाई। इसका आपका क्या स्पर्म है, हाँ यहाँ पे इस तरीके का कुछ आपने देखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं यहाँ पे है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसकी बॉडी आ गई, फिर लास्ट में इसमें से टेल आ जाती है ना। तो ये जो होता है ना यहाँ पे जिसमें हाइड्रोलिस एंजाइम होते हैं, और जो ओवम जो आपका अंडाशय होता है उसको पेनिट्रेट करने के लिए इसके बाद एंजाइम होते हैं, इसको बोलते हैं एक्रोसोम है ना। तो भाई साहब ये जो एक्रोसोम है ये कौन बनाता है, पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो याद रखने ना कौन बनाता है आपका, कौन बनाता है, गोल की बॉडी बनाता है, ये PYQ है, ठीक है भैया समझ में आ गया। हाँ अब तो यार आगे बढ़ जाएं, हाँ तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर अल्टीमेट सपोर्ट टू अदर रीजन ऑफ द सेल। द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांसपोर्टेशन पाथवे इज ए थॉट एंड ऑर्गेनल। देखो यहाँ पे ज़्यादा जो प्रोटीन बनते हैं ना किससे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनको क्या किया जाता है, दूसरे सेल को भेजा जाता है। तो भेजने से पहले उनमें कुछ पैकेजिंग का काम होता है, तो उसके लिए एक ऑर्गेनल है जो भी कौन सा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 से 20, इसमें 3 से 20 तक है ना, 3 to 20 सिस्टर्ने होते हैं, कैविटीज़ होती है, स्मॉल फ्लैटेड मेम्ब्रेन सेक होते हैं विच बुल्डिंग एड्ज, जो कि ब्लजिंग होते हैं कहाँ से, एड्ज से। डेट रेस्पॉन्सिबल एज सेट ऑफ स्टेक ऑफ पीटा डेट रिजेंबल, जैसे जो किसकी तरह दिखते हैं, सेक ऑफ पीटा ब्रेड आती है उसके जैसे दिखते हैं ये, ठीक है। तो भाई साहब ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लेना यार, ये डायग्राम बता रखा है यहाँ पे, बहुत प्यारा सा डायग्राम है आपके पास। अब हम बात कर लेते हैं लाइसोसोम की। तो भाई साहब लाइसोसोम हम वैसे पढ़ेंगे जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं। देखो आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लाइसोसोम पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में पैरोक्सिसोम आ जाएगा और आगे बाद प्रोटियोसोम्स आ जाएंगे। तो बस इतना सा और बजाय 3 टॉपिक आज कंप्लीट कर लेते हैं, कल माइटोकॉन्ड्रिया कर लेंगे और कल आपका सेल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर आप देखोगे ना इसके बाद वाला, उस लेक्चर में आपका पूरा हो जाएगा। तो वैसे सारे लेक्चर रिकॉर्डेड है तो देख लेना है ना। तो भाई साहब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है किसकी, ये आपका हो गया था यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखो हम बात कर लेते हैं लाइसोसोम की, है ना। अगला टॉपिक हमारा लाइसोसोम ही है। और तो यहाँ से शुरुआत कर देते हैं लाइसोसोम की, भैया क्या बोलना चाहता है ये। देखो लाइसोसोम फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी वैक्यूल, पहले बता चुका था ये गोल्गी वैक्यूल से बनता है ना। फॉर्म फ्रॉम गोल्गियन, आपका लास्ट में मैंने आपको बताया था ना एक और फॉर्म होता है गोल्गियन वैक्यूल, तो उसी से बनता है। मतलब आपका जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वही बनाएगा इसको, ठीक है। हाँ इसको डिस्कवर किसने किया था, ड्यूड ने, ठीक है। ड्यूड, ये एक साइंटिस्ट था, इसने डिस्कवर किया था, ठीक है। इसको ये याद रख लेना है ना भैया, साइंटिस्ट के नाम आपको लिखने हैं, पता है आपको, है ना। अब इसका पीएच याद देख लेते हैं, इसका पीएच पूछा जाता है, पीएच कितना होता है। तो भाई साहब याद रखना, इसका पीएच एसिडिक होता है ना, 4.5 तक होता है। अगर साइटोप्लाज्म का पीएच पूछा जाए तो यार 7.2 होता है लगभग, 7 से 7.2 है ना। एसिडिक नहीं होता, बेसिक होता है स्लाइटली, है ज़्यादा न्यूट्रल होता है या बेसिक मान लेना, है ना, इतना होता है। और इसका याद रखना 4.5 से 5 है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कुछ ज्ञान की बातें, है ना, ज्ञान की बातें समझते हैं। जैसे आपके पास एक बहुत प्यारा सा इतना बड़ा सेल है हमारे पास, है ना। ये है आपके पास क्या सेल, ये सेल है, इसमें क्या होगा, लाइसोसोम होगा। तो ये लाइसोसोम मान लो, ठीक है, ये लाइसोसोम है, इसमें एंजाइम है, हाइड्रोलिस एंजाइम, ठीक है। ये प्राइमरी लाइसोसोम है ना, प्राइमरी लाइसोसोम। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर होगा आपके पास क्या पता है, अब ये लाइसोसोम अभी इनएक्टिव है। ये जो लाइसोसोम होता है ना आपका प्राइमरी लाइसोसोम, ये इनएक्टिव होता है। तो भाई साहब ये एक्टिव कब होगा, तो अभी हम बताएंगे ना, सब बताएंगे, आप चिंता नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये एक्टिव पता है कब होगा, जब आपके पास आएगा यहाँ पे क्या, कोई फूड। तो जैसे यहाँ पे आपके पास फूड आ गया है ना, जैसे ये फूड आ गया, फूड का मतलब जानते हैं ना, खाना, हाँ खाना आ गया यहाँ पे, है ना, ये खाना। तो अब ये खाना अंदर कैसे जाएगा, एंडोसाइटोसिस से, ठीक है। कैसे जाएगा हम बता देते हैं। तो भाई साहब होगा कुछ ऐसा यहाँ पर कि यहाँ पर है ना आपके पास ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, हाँ इसमें होगा एंडोसाइटोसिस। कैसे होगा, देखो इस तरीके से, ये यहाँ पे ये खाना इस तरीके से अंदर आ जाएगा, ये फूड आ गया अंदर, ये है ना फूड अंदर आ गया। अब जैसे ही फूड अंदर आएगा तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा इस तरीके से फेगोसोम। इसको क्या बोलते हैं,
ठीक है, फेगोसोम। अब ये जो फेगोसोम है ये लाइसोसोम के साथ मिल जाएंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। और आपस में मिलके क्या बना लेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेंगे। तो भैया इसमें एंजाइम भी है, देखो ये एंजाइम है, ठीक है। सॉरी यार, एंजाइम को किसी और से बनाते हैं हम कलर से, ताकि आपको समझ में आए। तो ये आपका लाइसोसोम है ना, ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम। इसमें आपके पास क्या क्या है, इसके अंदर आपके पास ये एंजाइम हो गया, इसके एंजाइम, और इसमें आपके पास फूड भी है, जो आपका खाना है, जो मेन खाना वो भी है, ठीक है। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइसोसोम है ना, ये फेगोसोम नहीं है, ये लाइसोसोम ही है, लेकिन सेकेंडरी लाइसोसोम है, ठीक है भैया। ये कौन सा लाइसोसोम है, सेकेंडरी लाइसोसोम है, ठीक है, ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम है। अब इसमें क्या होगा, ये जो आपका एंजाइम है, इस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने के बाद में आपके पास जो बचेगा, ये सेल के अंदर ही होता है, ये इसको बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल बॉडी। RESIDUAL, रेसिडुअल बॉडी। इसमें वेस्ट प्रोडक्ट है, अब इसको बाहर निकालना जरूरी है, तो ये बाहर एक्सोसाइटोसिस के जरिए सेल से बाहर चला जाता है ना। तो अब तक मैंने आपको कितने फॉर्म बताए यहाँ पर, आपके राइसोसोम के कितने फॉर्म है, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी, और ये भी राइसोसोम का फॉर्म होता है, तो तीन फॉर्म है राइसोसोम के भाई साहब, तीन फॉर्म। हाँ, अभी तो एक और फॉर्म बताएंगे, रुको हम आपको, ठीक है। तो अब एक चीज़, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि जो रेसिडुअल बॉडी अगर ये रिमूव नहीं हो तो क्या होगा, तो इससे आपको कुछ डिजीज़ हो सकती है। तो डिजीज़ के नाम हम लिख लेते हैं, तो भाई साहब लिख लो यहाँ पर, इफ़ ये जो रेसिडुअल बॉडी है, या आप बोल सकते हो रेसिडुअल वैक्यूल जो है, ठीक है, इज़ नॉट रिमूव, इसको रिमूव नहीं किया गया, रेसिडुअल बॉडी या रेसिडुअल जो आपके वैक्यूल है उसको रिमूव नहीं किया गया। वैसे तो रिमूव हो जाता है, लेकिन नहीं किया गया, तो यहाँ से आपके पास डिजीज़ हो जाती है, देखो आर्थराइटिस। और कौन सी डिजीज़ हो सकती है, गाउट बोलते हैं इसको, GOUT, गाउट। तो इससे आपको गाउट डिजीज़ हो सकती है, भगवान नहीं करे किसी को हो, है ना। और लंग फाइब्रोसिस, ठीक है, आपके जो लंग फाइब्रोसिस है, ठीक है, ये याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की। अब आपके पास एक टर्म आता है, ठीक है, इसको आपको टर्मिनोलॉजी में जाके लिखना है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, ऑटोफेजी। इसका मतलब क्या होता है पता है, किसी को पता हो तो बता दो यार कमेंट में, नहीं पता हो तो अब ये पता लग ही जाएगा वैसे आपको। इसका मतलब होता है डाइजेस्ट वॉर्न, ठीक है, वॉर्म आउट सेल, ठीक है, डाइजेस्ट वॉर्म आउट सेल, नहीं ऑर्गेनेल्स। जैसे आपके पास कोई भी ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या राइबोसोम है, वो पुराना हो गया, कट फट गया, ठीक है, वॉर्न आउट हो गया। वॉर्न आउट का मतलब पुराना हो गया, कट फट हो गया, तो अब उसका वो किसी काम का नहीं रहा, तो उसको डाइजेस्ट करेगा। तो उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम ही करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये सेल है ना, इसमें जैसे समझ लो ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको समझ लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का स्ट्रक्चर, अंदर की आपको पता होगा डबल मेम्ब्रेनस होता है। तो यार इस तरीके से मैं बना देता हूँ, ऐसे समझ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो इसके चारों तरफ पता है, इस तरीके से लाइसोसोम आके इसके अटैच हो जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, इसके अंदर जो लाइसोसोम आके अटैच हो गए, फिर ये अपने अंदर के जो एंजाइम्स है वो इसमें डाल देंगे, यहाँ से एंजाइम, यहाँ से भी एंजाइम्स में, यहाँ से भी एंजाइम्स, ठीक है, और उसको डाइजेस्ट कर देंगे, है ना। और यहाँ पर ये जो लाइसोसोम का ये फॉर्म होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे ये ऑटोफेजी कर रहा है ना, तो उसको जो ऑटोफेजिक वैक्यूल बोलते हैं। तो लाइसोसोम के कितने फॉर्म है, तो आपका प्राइमरी लाइसोसोम हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया, रेसिडुअल बॉडी हो गया, और एक और कौन सी हो गई आपका, ऑटोफेजिक वैक्यूल। तो चार फॉर्म हो गए आपके यहाँ पर, ठीक है। अब एक और आपके पास आता है, यहाँ पे समझना, जैसे ऑटोफेजी था वैसे एक आता है ऑटोलाइसिस। अब ये ऑटोलाइसिस क्या बोला है, ये भी देख लेते हैं। तो भाई साहब जब आप पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देते हो, ठीक है, डिस्ट्रॉय द एंटायर सेल, मतलब पूरे सेल को डाइजेस्ट कर दिया, सेल ही खत्म, पुरानी सेल को पूरा डाइजेस्ट कर दिया लाइसोसोम ने। तो उसको पर क्या बोलते हैं कि भाई साहब ये क्या है आपका, समझ में आ गया होगा, ऑटोलाइसिस, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट लिख लेना, क्या नोट पॉइंट ये है कि ये तो वैसे सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं लिखा देता हूँ किसी को नहीं पता हो तो। लाइसोसोम, ठीक है, कोल्ड लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइडल वेग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने सेल को मार देता है, ठीक है, और अपने ऑर्गेनल्स को भी, अपने सेल के ऑर्गेनल्स को भी मार देता है ना, डाइजेस्ट कर देता है, सुसाइडल वेग, SUCIDL, सुसाइडल वेग। और भाई साहब का मतलब तुम लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ पे PYQ है ये, ठीक है, सुसाइडल वेग PYQ पूछा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको देता हूँ कि जो लाइसोसोम है ना, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे आपको, ये शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म,
पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो रहा है अभी बताऊंगा। हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस इन फ्लॉक। पहले पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझ लो। देखो उसके कितने सारे फॉर्म हैं, ठीक है, कितने सारे फॉर्म है, प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, रेसिडुअल बॉडी हुआ, ठीक है, और फिर क्या हुआ आपका ऑटोफेजिक वैक्यूल हुआ। तो इतने सारे फॉर्म है ना, पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रहा है ये। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इतने सारे फॉर्म दिखा रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। अब देखो यहाँ पे लिखना क्या है, ये हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, जो लाइसोसोम है वो हेल्प करता है इन मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्लॉक। ये तो सबको पता ही होगा। मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग का मतलब किस किस को नहीं पता है भाई साहब। आपके जो फ्रॉग होते हैं ना, जिससे पहले लार्वा के फॉर्म में होते हैं ना, ये लार्वा से क्या होते हैं, अडल्ट में बदल जाते हैं। तो इसको अपन पॉलीमॉर्फ ये मेटामॉर्फिसिस बोलते हैं। तो मेटामॉर्फिस का मतलब क्या होता है, लार्वा का अडल्ट में बदलना। तो जैसे समझ लो पहले इस लार्वा में क्या होंगे, जब लार्वा अडल्ट में बढ़ेगा तो उसमें नए ऑर्गन्स आएंगे। तो नए ऑर्गन्स कब आएंगे, जब पुराने वाले ऑर्गन्स जाएंगे। तो पहले इसमें गिल्स थे, अब इसमें लंग्स आ गए जैसे। तो लंग्स कब आएंगे, जब पुराने ऑर्गन्स ये वाले डाइजेस्ट होगा। तो लाइसोसोम पहले इसको डाइजेस्ट करेगा, तभी तो जाके लंग्स आएगा। ऐसा तो है नहीं कि गिल्स के ऊपर ही लंग्स आ गए ना, पहले गिल्स को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो लाइसोसोम पहले गिल्स को डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद लंग्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने पढ़नी थी यहाँ पर। अब ये आपका हो गया है ना। अब आपके पास दो टॉपिक और बचे गए जिनको देख लेते हैं। देखो लाइसोसोम, लाइसो डाइजोल्विंग सोम बॉडीज आर मेम्ब्रेन क्लोज्ड वेसिकल डेट फॉर्म गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है। लाइसोसोम कंटेन 60 काइंड ऑफ पावरफुल डाइजेस्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास कितने होते हैं याद रख लेना, 60 काइंड, ठीक है। इसके पास 60 तरह के पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है। पीएच होता है मैं बता चुका हूँ 4.5 से 5 होता है। और साइटोसोल का कितना होता है, साइटोसोल पता है, साइटोप्लाज्म में होता है, उसका 7 होता है, याद रख लेना। लाइसोसोम एंजाइम हेल्प रिसाइकलिंग वर्न आउट सेल है ना स्ट्रक्चर दस प्रोसेस ऑफ विच एंड वर्म आउट ऑर्गन्स को जो हटाते हैं उसको ऑटोफेजी बोलते हैं ना। ऑटो मतलब सेल्फ, और फेजी का मतलब ईटिंग, सेल्फ ईटिंग मतलब ऑटोफेजी, ठीक है। हाँ भैया, ऑटोफेजी में क्या क्या है, जैसे रिसाइकल ऑफ द लीवर सेल इन ए वीक, एक सप्ते में, हर सप्ते में लीवर सेल को रिसाइकल करना। सेलुलर डिफरेंशिएशन हो गया, कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हो गया, टिश्यू रीमॉडलिंग हो गया, अडोप्टेशन टू द एडवर्स एनवायरनमेंट, ये सब आता है। लाइसोसोम एंजाइम में आल्सो डिस्ट्रॉय द एंटायर सेल दैट कंटेन्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर ऑटोलाइसिस ऑकर्स इन सम पैथोजेनिक कंडीशन एंड आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द टिश्यू डिटोरिएशन डेट ऑकर्स इमीडिएटली आफ्टर डेट। तो यहाँ पे देखा है कि ऑटोलाइसिस कब होगा, या तो पैथोजोनल कंडीशन में, समझ लो कोई आपके पैथोजन आ गया आपकी बॉडी में, तब उस कंडीशन में अगर वो सेल को कुछ इन्फेक्ट कर देता है तो उस दौरान सेल ऑटोलाइसिस में चली जाती है, सेल ऑटोलाइसिस हो जाता है। या दूसरे तरह क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी बॉडी क्या हो जाती है, डेड बॉडी जो होती है सड़ती है, टिश्यू सड़ने लग जाते हैं। तो टिश्यू सड़ क्यों रहे हैं, ऑटोलाइसिस के कारण। तो जो डेड बॉडी होती है ना वो सड़ने क्यों लग जाती है, क्योंकि फिर डेड बॉडी में ऑटोलाइसिस होना शुरू हो जाता है। जो टिश्यू है वो उसमें वो खुद ब खुद ही सड़ने लग जाते हैं, वहाँ पे ऑटोलाइसिस होता है। तो ये दो कंडीशन में आपका ऑटोलाइसिस होता है, ठीक है। अब देखो, मोस्ट लाइसोसोम एंजाइम एक्ट विद इन ए सेल, हाउएवर सम ऑपरेट इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन, एक्रोसोमल रिटेंशन। तो ज़्यादातर जो लाइसोसोम एंजाइम होते हैं ना वो सेल के अंदर ही क्या होते हैं, एक्ट होते हैं, है ना। हाउएवर सम ऑपरेट, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर डाइजेशन में कम करते हैं। ज़्यादातर तो जो एंजाइम होते हैं ना, है ना, वो अंदर ही काम करते हैं, सेल के अंदर डाइजेशन का काम करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो बाहर भी काम कर लेते हैं डाइजेशन का, ठीक है। अब जो फंक्शन की बात करें तो पहला पॉइंट देखो, डाइजेस्ट सब्सटेंस दैट एंटायर एंड, देखो ये क्या करेगा, ये ना सब्सटेंस को डाइजेस्ट करेगा जो कि क्या कर रहा है, सेल में एंटर कर रहा है एंडोसाइटोसिस के जरिए, एंड ट्रांसपोर्ट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन टू साइटोसोल। और जो फाइनल प्रोडक्ट बचेगा डाइजेशन का उसको डाल देगा किसमें, साइटोसोल में। जैसे हम समझ लो एंडोसाइटोसिस से फूड आया तो फूड को डाइजेस्ट करेगा, और जो न्यूट्रिशन मिले फूड को डाइजेस्ट करने का तो उसको साइटोसोल को दे देगा, जिससे वो न्यूट्रिशन जो है वो दूसरे ऑर्गेनेल या सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा कैरी आउट ऑटोफेजी को कैरी आउट करता है, ठीक है, पता चल गया। इसके अलावा ये ऑटोलाइसिस को भी कैरी आउट करता है, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी काम करता है। तो ये सारे इसके काम है जो आपको याद रख लेने। ओके भैया, अब बताओ आगे आप हमें क्या बताओगे। तो भाई साहब इतना ही था क्या आज के लिए, लाइसोसोम हो गया आपका, है ना, और हमने क्या क्या पढ़ लिया। हाँ, तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद। आपके जो बाकी के टॉपिक हैं वो हम देख लेंगे अगले क्लास में, ऐसा आप सोच रहे हो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। हमें लगा खाली स्लाइड आ गई इसकी, ऐसी तैसी हमने तो और स्लाइड लगाई थी, कहाँ गई ये एक स्लाइड की वजह से पूरा, है ना। देखो अभी आपके पास बचा हुआ है, अभी कहीं नहीं जाएगा कोई, पूरा पढ़ के जाएगा, ठीक है, समझो यहाँ पर। अब आपके पास आता है पेरोक्सिसोम, बस 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, कल हमारा लास्ट सेल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सेल डिवीजन शुरू करेंगे, ठीक है। तो भाई साहब नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है, पढ़ो इधर पूरा, तुम्हारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन इधर होना चाहिए, ठीक है। तो वापस जोश के साथ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पेरोक्सिसोम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पेरोक्सिसोम का मतलब क्या होता है, पेरोक्साइड, और सोम का मतलब बॉडीज, ठीक है। तो पेरोक्साइड बॉडीज,
पेरोक्सिसोम आल्सो कॉल्ड माइक्रो बॉडीज, इनको माइक्रो बॉडीज भी बोलते हैं। कंटेंट सर्वल ऑक्सीडाइज, इसमें कुछ ऑक्सीडाइजेस होते हैं, है ना, ऑक्सीडाइजेस एंजाइम होते हैं, मतलब ऐसे एंजाइम जो कि किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे, उसको अपन ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम बोलते हैं, तो वो इसके पास होते हैं। डेट कैन ऑक्सीडाइज, जो कि ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तो आपको पता होगा ना, केमिस्ट्री तो जानते हो ना कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या करेंगे, रिमूव करेंगे हाइड्रोजन एटम को, ठीक है। वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस है फॉर इंटेंस एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज इन पेरोक्सिसोम एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। जैसे आपका एमिनो एसिड हुआ, फैटी एसिड हुआ, तो इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है पेरोक्सिसोम के द्वारा, और ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। एंजाइम इन पेरोक्सिसोम ऑक्सीडाइज टॉक्सिक सब्सटेंस, इसके अलावा ये जो एंजाइम होते हैं ना, ये टॉक्सिक सब्सटेंस को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जैसे अल्कोहल को इनको ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है। थस पेरोक्सिसोम आर वेरी अबंडेंट इन द लीवर, तो ये लीवर में जरूरी है, क्योंकि लीवर का काम ये तो होता है डिसऑक्सीफिकेशन का, तो ये लीवर में ये होते हैं, क्योंकि पेरोक्सिसोम क्या करेंगे, अल्कोहल को, टॉक्सिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। वेदेवर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल एंड अदर डैमेजिंग सब्सटेंस ओकर्स, तो कोई भी जैसे अगर डिटॉक्सिफिकेशन करना है अल्कोहल का, तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए पेरोक्सिसोम इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये लीवर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो भाई साहब ये हो गया, आगे बढ़ो। ए बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने क्या बोला कि जब ऑक्सीडेशन होगा ना फैटी एसिड्स का, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, पेरोक्सिसोम क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एमिनो एसिड और फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है पता है आपको, एक बाय प्रोडक्ट बनता है, जिसको अपन बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं भैया, उसको अपन बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, H2O2, ये याद रखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बाय प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ए पोटेंशियली टॉक्सिक कंपाउंड, टॉक्सिक होता है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए। एंड एसोसिएट फ्री रेडिकल सच एज, उसके पास और कुछ सुपर ऑक्साइड भी बनते हैं, ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट के रूप में। हाउएवर पेरोक्सिसोम कंटेन आल्सो कंटेन एंजाइम कैटेलिस्ट। अब देखो ये जो ऑक्सीडेशन के दौरान H2O2 बनाना अभी हार्मफुल है, ये आपकी बॉडी में अगर सेल में अक्यूमुलेट हुआ, समझ लो सेल में इकट्ठा हुआ, तो सेल मर जाएगा, ठीक है, सेल को डैमेज कर देगा, सेल को खत्म कर देगा, तो इसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, इसको डिकम्पोज करना जरूरी है। तो इसको डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम आता है कैटेलिस्ट एंजाइम, और ये कैटेलिस्ट पेरोक्सिसोम के पास ही होता है। तो पेरोक्सिसोम के पास क्या है, कैटेलिस्ट एंजाइम है, और ये डिकम्पोज करेगा किसको, H2O2 को, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। बिकॉज प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द H2O2 ऑकर्स इन द सेम ऑर्गेनेल। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो H2O2 है वो बन किसके अंदर है, पेरोक्सिसोम के अंदर ही बन रहा है ऑक्सीडेशन के बाद में, और पेरोक्सिसोम के अंदर ही उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका डिकम्पोजिशन भी हो रहा है। तो ये लाइन ये बता रहा है आपको, ठीक है। पेरोक्सिसोम प्रोटेक्ट अदर पार्ट ऑफ द सेल फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ H2O2, तो ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। पेरोक्सिसोम आल्सो कंटेन एंजाइम दैट डिस्ट्रॉय सुपर ऑक्साइड, इसके पास सुपर ऑक्साइड को खत्म करने के लिए भी एंजाइम होते हैं। विदाउट पेरोक्सिसोम बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म कुड अक्यूमुलेट इनसाइड द सेल एंड रिजल्ट सेलुलर डेथ। तो बता दिया, ये पॉइंट समझ में आ गया। पेरोक्सिसोम नहीं होगा ना भैया, तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये आपके सेल में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, और सेल मर जाएगी, और सेल ही मर गई, धीरे धीरे सारी सेल मर जाएगी, तो आप लोग भी मर जाओगे, ठीक है। आप बिना सेल के इंसान कैसे जिंदा रह सकता है। पेरोक्सिसोम कैन सेल्फ रेप्लिकेट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पेरोक्सिसोम होते हैं ना खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं। और भाई साहब ये PYQ है, याद रख लेना, है ना, ठीक है। PYQ में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको एक एक स्टेटमेंट याद रखनी है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आएगा पेरोक्सिसम डज नॉट कंटेन कैटेलिस्ट एंजाइम। अब जिसको पता नहीं होगा वो सेट होकर आ जाएगा, हाँ भाई सही बोल रहा है, अरे भाई साहब मैंने पढ़ा दिया कि पेरोक्सिसोम में कैटेलिस्ट एंजाइम होता है, फिर भी अगर आप तुम्हें से ठोक के आ गए तो फिर पता नहीं क्या कर रहे हो हैं। अगर वो वहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया कि पेरोक्सिसम डू नॉट सेल्फ रेप्लिकेट, इज दिस ट्रू, और हाँ सर ट्रू है, अरे भाई साहब कहीं का ट्रू है, लिख रखा है कि भाई सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है वो, है याद रखना। एक स्टेटमेंट को पढ़ते हुए चलना, समझते हुए चलना, ठीक है भैया। हाँ, तो अब हमारे पास आता है प्रोटियोसोम, ठीक है। तो जैसे पेरोक्सिसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, प्रोटियोसोम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन ऑफ द अननीडेड, यहाँ पे जो आपके अननीडेड मतलब जिनकी जरूरत नहीं होती है ना, एक पॉइंट तो ये लिखो क्या, अननीडेड, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन किसका, अननीडेड, डैमेज, ठीक है। फॉल्टी प्रोटीन आते हैं जो पूरे किसी काम के नहीं से प्रोटीन का क्या करना, डिस्ट्रक्शन होना, इज द फंक्शन ऑफ टीनी बेरियर शेप्ड स्ट्रक्चर, छोटे छोटे बेरियल शेप्ड स्ट्रक्चर का फंक्शन होता है, जिनको कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैक रिंग्स ऑफ प्रोटीन, जिनके पास 4 स्टैक रिंग्स होती है इसकी प्रोटीन की, जिनको अपन प्रोटियोसोम्स बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, आपके पास प्रोटीज एंजाइम निकालते हैं, और ये प्रोटीज एंजाइम क्या करेंगे, ऐसे जो प्रोटीन से उनको डाइजेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिनिकल कनेक्शन पढ़ना, बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत प्यारी चीज़ है, इसको समझना। सम डिजीज कुड रिजल्ट, कुछ ऐसी डिजीज होती है जो कि रिजल्ट होती है फेलियर ऑफ द पेरोक्सिसोम। कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों में कि जो प्रोटियोसोम्स है ना आपके, ये फेल हो जाते हैं। इनका काम क्या है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। कौन से प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, जो आपके किसी काम के नहीं है, डैमेज या फॉल्टी जो खराब प्रोटीन है उनको डाइजेस्ट करने का काम होता है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि ये जो पेरोक्सिसोम है ना, ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं अपना काम करने में।
है ना, एबनॉर्मल प्रोटीन को डीजनरेट करने में फेल हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बता रखा है कि क्लम्प्स ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन, तो यहाँ पे क्लम्प्स मतलब बहुत सारी जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कहाँ पे ब्रेन सेल में, आपके जो दिमाग की सेल है ना उसमें से जाके इकट्ठा हो जाते हैं। कौन से मिसफोल्डेड, मतलब वही फॉल्टी प्रोटीन जाके क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। इससे कुछ डिजीज हो जाएगी, जैसे आपकी पार्किंसंस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी एक डिजीज हो जाती है एल्जाइमर, भैया नाम सुना हुआ लग रहा है, सैयारा तू तो किसने देखी है भाई साहब, हमें से छपरी फिल्म नहीं देखते। अरे छपरी फिल्म नहीं है वह, वो तो देखने वाले सारे छपरी थे, वाला फिल्म छपरी नहीं थी है, ठीक है, याद रखना। तो भाई साहब वहाँ पे तुमने देखा होगा, वैसे मैं बता दूँ अगर किसने फिल्म नहीं देखी है ना तो वो स्किप कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैं स्पॉइलर देने वाला हूँ। तो तुमने देखा होगा वहाँ पे वो जो लड़की होती है, नाम मुझे नहीं पता, उसको एल्जाइमर डिजीज़ होती है, वो बात बात में चीज़ें भूल जाती है, वो अपना नाम भूल जाती है, ठीक है, वो अपने बॉयफ्रेंड को सबको भूल जाती है वो, है ना। तो यहाँ पर उसको एल्जाइमर, अब तुम्हें पहले नहीं पता होगा, अगर तुमने नर्सिंग नहीं पढ़ा, अभी अगर तुम्हें पढ़ा होगा तो अब तुम्हें पता चलेगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। उसके ब्रेन के अंदर पता है क्या है कि जो पैरोक्सिसोम की जो सेल है ना, ब्रेन की जो सेल, उसमें जो पैरोक्सिसोम है वो काम करना बंद कर गए, ठीक है। वो जो फॉल्टी प्रोटीन है उनको डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब वो क्या हो रहा है, फॉल्टी प्रोटीन उनके ब्रेन में जाके इकट्ठा हो रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है बच्चा, इससे हो गया उसको एल्जाइमर, ठीक है। तो एल्जाइमर डिजीज ऐसे होती है ना, समझ में आ गया ना कि भाई जो ब्रेन में सेल है उसमें क्या हो गया, अक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। क्या अक्यूमुलेट होना शुरू हो गया आपका, ये क्या, अरे यही क्या, फॉल्टी प्रोटीन्स, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि प्रोटियोसोम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ये अल्जाइमर डिजीज़ उस लड़की को इसलिए हुई थी, ठीक है। और फिल्म बढ़िया थी, हमने देखी थी, है ना। देखिए वो छपरी हरकतें नहीं करी थी मैंने, है ना, मैं आपको बता दूँ छपरी हरकतें नहीं करा था मैं, ठीक है। तुम तो नहीं करे थे ना छपरी हरकतें। डिस्कवरिंग वाई द प्रोटियोसोम्स फेल टू क्लियर दिस एबनॉर्मल प्रोटीन इज ए गोल ऑफ ऑनगोइंग रिसर्चेस। तो यार अभी बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे रिसर्च कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये जो प्रोटियोसोम्स है ना ये अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, ये फॉल्टी प्रोटीन्स को क्यों डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। तो उस पर काम चल रहा है, अभी रिसर्चेस हो रही है। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही था जो हमें पढ़ना था। जाने से रुको, अब जाने से पहले एक अनाउंसमेंट तो सुन लो भाई, जो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारे भविष्य का सवाल है ना। देखो यार थोड़ा बचावा, देखो यहाँ ये वो समझो, क्या लाइसोसोम में अंदर और परऑक्सीसोम में क्या अंतर है। तो परऑक्सीसोम में ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम होते हैं, बता दिए, और कैटालिस्ट एंजाइम भी होते हैं। लाइसोसोम में हाइड्रोलेस एंजाइम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रख लेना कि जो परऑक्सीसोम है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, और ये तो आपको पता है गोल्गी बॉडी से होता है, ठीक है। और क्या है भैया, और कुछ बताओगे क्या, हाँ बताएंगे ना, इसको बाद में पढ़ाएंगे, पहले देखा समझो। एक आता है आपके पास क्या, अफबी का फुल फॉर्म क्या होता है बता दो यार, ये तो पता होगा, फेसबुक, है ना। देखो फेसबुक चलाने को हम बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, फेसबुक नहीं चलाना चाहिए, फेसबुक से दूर रहना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारी गलत चीज़ें आती है। लेकिन यार एक चीज़ समझो मेरी बात कि यार यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी साला स्ट्राइक मार देता है ना। तो अगर ये चैनल डिलीट हो गया ना तो यार पढ़ाई के फोड़े पड़ जाएंगे, ठीक है, तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे, और हम वो नहीं चाहते हैं, ठीक है, बढ़िया एजुकेशन मिले यार तुम लोगों को। तो हम चाहते हैं कि अगर कभी ऐसा भविष्य में हो जाए तो तुम जाके क्या करना, फेसबुक पे जाके सारी वीडियोस इसी फॉर्मेट में, बढ़िया प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में है अवेलेबल, तो वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो। अब रही बात कि भैया बाकी के टीचर्स कब आएंगे, तो यार उसके लिए तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा यार, ठीक है। मैं बढ़िया पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, और भी टीचर्स ऐसे बढ़िया पढ़ाएंगे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक है, और इस लेवल का पढ़ाएंगे कि जिससे तुम कॉलेज के टॉपर बन ही जाओगे, लाइफ के भी टॉपर बन जाओगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें यार सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को यार वीडियोस शेयर करने पड़ेंगे, ताकि चैनल मोनेटाइज हो और हम टीचर हायर कर सकें। तो भाई साहब इतना ही था, है ना। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, कल लास्ट पार्ट पढ़ेंगे हम सेल का, ठीक है। इस वीडियो नोट्स में प्रयोग किया गया अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल, डायग्राम, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट केवल शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। कुछ सामग्री मेरे द्वारा तैयार की गई है और कुछ विभिन्न पुस्तकों, ऑनलाइन रिसोर्सेज या अन्य शिक्षण सामग्री से ली गई है। मैं इस सामग्री पर कोई भी स्वामित्व, ऑनरशिप का या कॉपीराइट का दावा नहीं करता। यह सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशन यूज़ के लिए है। अगर इससे किसी भी प्रकार की कॉपीराइटेड सामग्री अनजाने में प्रयोग हो गई है तो उसका श्रेय क्रेडिट मूल लेखक प्रकाशक को जाता है।